Our today's topic is national income and related aggregates. फुल चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में और साथ में मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूँगी। बुक नेम है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आज के चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम में क्या है, आपके चैप्टर का नेम क्या है, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम नेशनल इनकम को समझेंगे, देन इसके रिलेटेड एग्रीगेट्स के बारे में पढ़ेंगे। नेशनल इनकम का कंसेप्ट क्या है, वो बोलते हैं जो नेशनल इनकम है ना वो क्या है, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो, आपने नेशनल इनकम सुना होगा, तो नेशनल इनकम है क्या, मैं आपको वो बताती हूँ। नेशनल इनकम सम है, किनका सम है, फैक्टर इनकम्स का। फैक्टर इनकम्स, इनकम पता है ना जो हम अर्न करते हैं अपनी सर्विस के बदले, फैक्टर इनकम का सम है जो कौन अर्न कर रहा है, नॉर्मल रेजिडेंट्स। नॉर्मल रेजिडेंट्स जो इनकम अर्न कर रहे हैं उसके सम को हम नेशनल इनकम बोलते हैं। उसका टाइमिंग क्या होता है, जो अब ईयर चल रहा हो वो बोलते नेशनल इनकम क्या है, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। सम है फैक्टर इनकम का जो इनकम नॉर्मल रेजिडेंट्स ने अर्न की है अकाउंटिंग ईयर में। अब जो डेफिनेशन है इसमें 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आए हैं। नेशनल इनकम इंक्लूड फैक्टर इनकम, एक तो आया नेशनल इनकम इंक्लूड्स फैक्टर इनकम, दूसरा नेशनल इनकम इंक्लूड इनकम ऑफ ओनली द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। 2 कंसेप्ट आए जैसे कि आपने डेफिनेशन में पढ़ा, वो क्या है मैं आपको बताती हूँ। जो नेशनल इनकम इंक्लूड फैक्टर इनकम है तो इसमें फैक्टर इनकम आ गया। जो नेशनल इनकम इंक्लूड इनकम ऑफ द ओनली नॉर्मल रेजिडेंट्स है उसमें नॉर्मल रेजिडेंट्स आ गया। मैं आपको पहले जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम है उनके बारे में बताऊंगी, देन मैं रेजिडेंट्स के बारे में बताऊंगी। जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम में इनकम को क्लासीफाई किया हुआ है। इनकम को क्लासीफाई किस किस में किया हुआ है, फैक्टर इनकम में और ट्रांसफर इनकम में। हम दोनों को समझते हैं डिटेल में। फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम कौन सी होती है, जो आप अर्न करते हो अपनी सर्विस के बदले, उसे हम फैक्टर इनकम बोलते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया इनकम की डेफिनेशन, उसे हम फैक्टर इनकम बोलते हैं। जो हम अपनी सर्विस देके इनकम अर्न करते हैं उसे हम फैक्टर इनकम बोलते हैं। जो प्रोडक्शन के फैक्टर्स है ना, अपनी सर्विस देख के जो इनकम अर्न करते हैं उसे हम फैक्टर इनकम बोलते हैं। कौन से फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन के, मैं आपको बता दूं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। देखो अगर हमने किसी चीज़ की प्रोडक्शन करनी है तो हमें क्या क्या फैक्टर्स चाहिए होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। हाउस होल्ड्स कौन से होते हैं, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ओनर्स होते हैं, जिनसे हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेते हैं, वो उन्हें हम हाउस होल्ड बोलते हैं। और जो प्रोड्यूसिंग यूनिट होता है ना, वो फैक्टर हाउस होल्ड से लेते हैं और उसके बदले हाउस होल्ड को उनकी पेमेंट मिलती है। उस पेमेंट को हम फैक्टर पेमेंट और फैक्टर इनकम भी बोलते हैं। मैंने आपको बताया अब 2 कंसेप्ट, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है अपनी सर्विस देने के बदले इनकम लेते हैं। वैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दी कि हाउस होल्ड ओनर्स होते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के फैक्टर्स के, तो जब उनसे प्रोड्यूसिंग यूनिट लेता है तो उसके बदले उन्हें इनकम देता है, उस इनकम को हम फैक्टर इनकम बोलते हैं। अभी हमने 2 तरह डिस्कस की ना, इनकम, फैक्टर इनकम। अब जो फैक्टर इनकम है उससे भी हमने क्लासीफाई किया, वो मैं आपको बताती हूँ कौन किस किस में क्लासीफाई किया। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपोजिशन ऑफ एम्प्लॉय। कंपोजिशन ऑफ एम्प्लॉयज़ क्या होता है कि जब हम अपनी कोई सर्विस देते हैं एज अ एम्प्लॉय, उसमें जब हम एज अ एम्प्लॉय काम करते किसी भी फर्म में तो हमें उसके बदले क्या मिलती, कंपोजिशन, जिसे हम पे यूजली बोलते हैं, उसे हम कंपोजिशन ऑफ एम्प्लॉय बोलेंगे। रिसीव्ड बाय द हाउस होल्ड फॉर रेंटिंग देयर सर्विसेज। जब हम किसी को अपनी सर्विसेज देते हैं, चाहे टीचर सर्विसेज होगी, चाहे डॉक्टर सर्विसेज होगी, अगर कोई हॉस्पिटल में सर्विस दे रहा है तो उनको उनके बदले क्या मिलती है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। अब पे मिलती है ना, उसे हम इकोनॉमिक्स में कंपोजिशन ऑफ एम्प्लॉयज़ बोलते हैं। अब जो नेक्स्ट है रेंट, रेंट में भी क्लासीफाई किया हुआ है फैक्टर इनकम को। रेंट क्या होता है, सभी को पता है कि जब आप किसी को अपनी लैंड देते हो तो उसके बदले आप उससे रेंट लेते हो। नेक्स्ट इंटरेस्ट,
इंटरेस्ट क्या होता है? जब हम किसी का कैपिटल यूज़ करते हैं, मतलब मशीनरी यूज़ करते हैं या किसी की मनी यूज़ करते हैं, उसके बदले हम उसे इंटरेस्ट देते हैं। प्रॉफिट क्या होता है? जब हम अपनी एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स, मतलब जब हम अब कोई बिजनेस कर रहे हैं, उसमें हम अगर अपनी कोई स्किल्स लगाते हैं जिससे हमें बेनिफिट होता है, उसे हम प्रॉफिट बोलते हैं। जो नेक्स्ट पेमेंट थी या इनकम थी, वो क्या थी? ट्रांसफ़र इनकम या ट्रांसफ़र पेमेंट। ये कौन सी पेमेंट होती है? जो हम रिसीव करते हैं, जो हमें मिलती है एज अ चैरिटी के तौर पर, या हम जिसे डोनेट करते हैं, उसे हम ट्रांसफ़र पेमेंट और इनकम बोलते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रेजिडेंट्स। अब जो रेजिडेंट्स है उनकी टाइप्स क्या हैं? नॉर्मल रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट्स। नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन से होंगे इंडिया के, और नॉन रेजिडेंट्स कौन से होंगे, हम उन्हें डिस्कस करते हैं डिटेल में। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और वीडियो को भी लाइक कर देना अगर आपको पसंद आ रही है। जो नॉर्मल रेजिडेंट्स है इंडिया के, वो कौन से होंगे? जो इंडियंस वर्क कर रहे हैं फॉरेन एम्बेसीज में, जो इंडिया में लोकेट करते हैं, जो फॉरेन एम्बेसीज इंडिया में लोकेट कर रही हैं और उसमें इंडियंस वर्क कर रहे हैं, उन्हें हम नॉर्मल रेजिडेंट्स बोलेंगे इंडिया के। और जो इंडियंस एम्प्लॉयड हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया में लोकेट कर रही है और उसमें इंडियंस एम्प्लॉयड हैं, उन्हें हम नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया ही बोलेंगे। और जो लोकल पीपल हैं, लोकल पीपल इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में वर्क कर रहे हैं, उन्हें भी हम नॉर्मल रेजिडेंट्स ही बोलेंगे, क्योंकि वो सारी फर्म्स, चाहे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो जाए, चाहे फॉरेन एम्बेसीज हो जाए, चाहे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो जाए, वो लोकेट तो इंडिया में ही कर रही हैं। अगर उसमें इंडियंस वर्क कर रहे हैं तो हम उन्हें नॉर्मल रेजिडेंट्स ही बोलेंगे। अब जो एम्बेसडर है, एम्बेसडर फॉर इंडिया इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो इंडिया से एम्बेसडर फॉर इंडिया इन द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, कहते हैं कि जो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, जो दूसरी कंट्रीज़ में इंडिया के एम्बेसडर्स जाते हैं, मतलब क्या है, जो इन्वेस्टमेंट करने दूसरी कंट्रीज़ में जाते हैं, बट वो अपना रेजिडेंट इंडिया के ही काउंट होंगे, सिर्फ वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाते हैं। एम्बेसडर फ्रॉम इंडिया इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उन्हें हम नॉर्मल रेजिडेंट्स ही बोलेंगे। अब जो नेक्स्ट है, जो फॉरेन सिटीज़न 1 साल से ज़्यादा इंडिया में रहते हैं, उन्हें हम नॉर्मल रेजिडेंट्स ही काउंट करना स्टार्ट कर देते हैं, अगर उनका इंटरेस्ट इंडिया में हो जाए। इसमें तो आप सोच रहे होंगे कि जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, स्टडी के लिए भी आते हैं, वो 1 साल से ज़्यादा रहते हैं, क्या हम उन्हें भी नॉर्मल रेजिडेंट काउंट करेंगे? नहीं, वो मेडिकल ट्रीटमेंट या स्टडी के लिए आते हैं, उन्हें हम नॉर्मल रेजिडेंट नहीं लेंगे। जिनका फिजिकली इंटरेस्ट इंडिया में बन गया है, उन्हें हम नॉर्मल रेजिडेंट्स लेते हैं। अब जो नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया, वो कौन से? जो फॉरेनर्स इंडियन एम्बेसीज में वर्क करते हैं, जो इंडियन एम्बेसीज कनाडा और जापान में लोकेट करती हैं, और फॉरेनर्स उनमें वर्क करते हैं, तो वो नॉन रेजिडेंट्स ही हमारे लिए काउंट होंगे, उस कंट्री के लिए रेजिडेंट्स काउंट होंगे, नॉर्मल रेजिडेंट्स। अब जो फॉरेनर वर्क करते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में, जो इंडिया में लोकेट करती है, उन्हें भी हम नॉन रेजिडेंट्स ही लेंगे। या कोई अगर हम डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं दूसरी कंट्री से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो इंडिया में लोकेट करती है, उसके लिए वो भी नॉन रेजिडेंट्स ही काउंट होंगे, क्योंकि उनका इंटरेस्ट अपनी कंट्री में होगा। अब जो एम्बेसडर्स हैं, एम्बेसडर्स इन इंडिया फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो हमारे इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने आते हैं दूसरी कंट्री से, उन्हें भी हम नॉन रेजिडेंट्स ही लेंगे। अब नेक्स्ट है द फॉरेन टेक्निकल एक्सपर्ट, जो फॉरेन एक्सपर्ट्स हैं, अगर इंडिया में वर्क करते हैं 1 साल से कम टाइम पीरियड के लिए, उन्हें भी हम नॉन रेजिडेंट्स ही लेंगे, नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं लेंगे। इससे आपको क्या समझ आई कि नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन से होंगे? जो हमारे इंडिया में काम करे इंडियंस, उन्हें भी हम नॉर्मल रेजिडेंट्स लेते हैं, चाहे वो कोई फॉरेन एम्बेसीज हों, चाहे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो, कोई भी फर्म फॉरेनर भी हो, बट उनमें इंडियंस वर्क करते हैं, जो लोकेट करती है इंडिया में, उन्हें हम नॉर्मल रेजिडेंट्स लेंगे। और जो फॉरेन सिटीज़न 1 साल से ज़्यादा इंडिया में रहते हैं, उन्हें हम नॉर्मल रेजिडेंट्स लेंगे। नॉन रेजिडेंट्स कौन से होंगे? जो दूसरी कंट्री में जाके इंडियंस वर्क करते हैं या फॉरेनर्स वर्क करते हैं इंडियन एम्बेसीज में, उन्हें हम नॉन रेजिडेंट्स लेंगे।
अब इसके आगे हम डिस्कस करते हैं डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल। डोमेस्टिक इनकम क्या होती है? डोमेस्टिक इनकम है सम में जो फैक्टर इनकम हम जनरेट करते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी में। एक कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में जो हम फैक्टर इनकम जनरेट करते हैं ना, उसे हम डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। डोमेस्टिक टेरिटरी कौन सी होती है? हर एक कंट्री की कुछ ना कुछ टेरिटरी होती है, चाहे पोलिटिकली भी डिवाइड की हो, चाहे डोमेस्टिक। क्या होता है, जिस तक या जहाँ तक हम कुछ भी प्रोडक्शन कर सकते हैं या रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं, उसे हम डोमेस्टिक टेरिटरी बोलते हैं। हर एक कंट्री की खुद टेरिटरी डिवाइड है कि उन्होंने कहाँ तक अब रिसोर्सेज यूज़ करने हैं। उस डोमेस्टिक टेरिटरी में अगर जो हमें फैक्टर इनकम जनरेट करते हैं, उन्हें हम डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। इसमें रेजिडेंट्स भी जनरेट करते हैं और नॉन रेजिडेंट्स भी जनरेट करते हैं। दोनों की इनकम का सम ही हम डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। मेन क्या है कि जो हम डोमेस्टिक टेरिटरी में इनकम जनरेट करते हैं, उसे हम डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। अब जो नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम कैसे डिफरेंट है डोमेस्टिक इनकम से, मैं बताती हूँ। नेशनल इनकम में क्या होगा कि जो कंट्री के रेजिडेंट्स हैं ना, वो इनकम जो जनरेट करते हैं, उसे हम नेशनल इनकम बोलते हैं। चाहे वो डोमेस्टिक टेरिटरी से करे, चाहे वो डोमेस्टिक टेरिटरी से ना करे, दूसरी कंट्री से करे, उसे हम नेशनल इनकम बोलते हैं। अब आपको क्लियर हो गया होगा डोमेस्टिक इनकम कि जो डोमेस्टिक टेरिटरी में हम इनकम जनरेट कर रहे हैं, और नेशनल इनकम जो हमारे रेजिडेंट्स, हमारी कंट्री के रेजिडेंट्स इनकम जनरेट कर रहे हैं फॉरेन कंट्री से भी और अपनी कंट्री से भी, उसे हम नेशनल इनकम बोलते हैं। अब डोमेस्टिक इनकम को जब हमने नेशनल इनकम बनाना है, तो हम उसमें क्या ऐड करेंगे और क्या माइनस करेंगे? डोमेस्टिक इनकम में जब हम इनकम ऐड कर देंगे कि जो हमारे रेजिडेंट्स ने दूसरी कंट्री से अर्न की है, और उसमें से माइनस कर देंगे कि जो हमारी टेरिटरी में नॉन रेजिडेंट्स ने इनकम अर्न किया, तो हमें नेशनल इनकम मिल जाएगी। क्या है? डोमेस्टिक इनकम प्लस फैक्टर इनकम अर्न बाय आवर रेजिडेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो हमारे रेजिडेंट ने दूसरी कंट्री से अर्न की है, सब्ट्रैक्शन साइन फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉन रेजिडेंट्स इन आवर डोमेस्टिक टेरिटरी, जो नॉन रेजिडेंट्स ने हमारी टेरिटरी के अंदर इनकम अर्न की है, तो हमें क्या मिल जाएगा? नेशनल इनकम। अब जो नेशनल इनकम है, अगर हमें उसको डोमेस्टिक इनकम बनाना हो, तो हमें क्या प्लस और क्या माइनस करना पड़ेगा? माइनस हमें करना पड़ेगा जो हमारे रेजिडेंट्स ने दूसरी कंट्री से इनकम अर्न की है, और ऐड हमें करना पड़ेगा कि जो नॉन रेजिडेंट्स हमारी कंट्री में इनकम अर्न करके गए हैं, तो हमें डोमेस्टिक इनकम मिल जाएगी। अब जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एक टर्म मिलेगी, उसका क्या मतलब है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब है कि जो फैक्टर इनकम हमारे रेजिडेंट्स ने दूसरी कंट्री से अर्न किया, अगर हम उसमें से फैक्टर इनकम जो नॉन रेजिडेंट्स हमारी कंट्री से अर्न करके गए हैं माइनस कर दे, तो हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मिलेगा कि हमारी कंट्री ने इनकम जो अब्रॉड से मिली है, वो क्या मिली है? अपनी कंट्री की में से जो नॉन रेजिडेंट ले गए, उसको माइनस करके। अब नेक्स्ट है ग्रोस एंड नेट कंसेप्ट। अब ग्रोस एंड नेट कंसेप्ट क्या होता है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है कि अगर जब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, अगर हम अपनी पहले वाली मशीनरी को चेंज करके उसके एक्सपेंडिचर भी ऐड करें, तो हमें ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिलेगा, जिसे हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं एक्सपेंडिचर को। अगर हम सिर्फ जो नई हमने मशीनरी के एक्सपेंडिचर को ऐड करें, तो वो हमें नेट मिलेगा। क्या? हम आपको सिंपल वर्डिंग में और बताती हूँ कि नेट मतलब कि जो हमने नया लिया, और ग्रोस मतलब जो हमने नया भी लिया और जो हमने पहले वाला भी चेंज किया। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से जब हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डेप्रिसिएशन क्या होता है? जो हमारा पुराने वाला हमने चेंज किया। क्लियर है? अब हमें नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट से ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बनाना है, तो हमें इसमें डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि नेट में तो सिर्फ नए वाला आएगा। जब हम पुराने वाला इसमें ऐड कर देंगे, तो हमें ग्रोस मिल जाएगा। वैसे ही ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में से जब हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट, क्योंकि अब हम सिर्फ ग्रोस से नेट को चेंज करें और नेट से ग्रोस को करें, सिर्फ डेप्रिसिएशन ही इसमें इन्वॉल्व होगा। और जब हम डोमेस्टिक और नेशनल को चेंज करेंगे, तो उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड चेंज होगा। किसी में
ऐड होगा और किसी में माइनस होगा। अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो क्या है, फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस में क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट भी होती है, इंडायरेक्ट टैक्स होते हैं, सब्सिडीज नहीं होती। क्या होता है, जब हम कोई चीज़ मार्केट में सेल करते हैं उसमें हम इनडायरेक्ट टैक्स इन्वॉल्व करते हैं, जो हम टैक्स पे कर रहे हैं वो भी इन्वॉल्व करते हैं, और जो हमें सब्सिडीज मिल रही होती हैं वो हम माइनस कर देते हैं, और जो हमारा उसको प्रोड्यूस करने में एक्सपेंडिचर आता है, खर्चा आता है, वो भी हम ऐड करते हैं। अगर हमने मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें से इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करने पड़ेंगे जो हमने टैक्स पे किए, प्लस सब्सिडीज। तो हमें यही आ जाएगा ना कि हमें मार्केट प्राइस क्या मिल रहा है और उसमें हमें सब्सिडीज क्या मिली थी, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प क्या मिली थी, तो हमें फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगा कि हमारा खर्चा कितना आया था किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने में। फैक्टर कॉस्ट से जब हमने मार्केट प्राइस लेना तो क्या करना पड़ेगा, फैक्टर कॉस्ट मतलब क्या हमें खर्चा आया किसी को प्रोड्यूस करने में, प्लस इनडायरेक्ट टैक्स जो हमें टैक्स पे करना पड़ा, और उसमें से जो माइनस करेंगे कि क्या हमें गवर्नमेंट से हेल्प मिली। अब हम इनडायरेक्ट टैक्स में से जब सब्सिडीज माइनस करते हैं तो हम इकोनॉमिक्स में उसे नया नेम देते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब क्या, नेट इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं जब हम इनडायरेक्ट टैक्स से सब्सिडीज माइनस करते हैं। अब कुछ मैंने एग्जांपल्स लिए हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए कि डोमेस्टिक से नेशनल जब चेंज करना हो तो क्या डिफरेंस आता है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट चेंज करना हो तो क्या आता है, और नेट से ग्रोस करना हो तो क्या होता है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस से जब हमने डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट बनाना है तो हम इसमें क्या करेंगे, नेट इंटरेक्ट टैक्स को माइनस करेंगे। अब मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट बनाना है तो नेट इंटरेक्ट टैक्स माइनस करना पड़ेगा। और नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट से जब हमने डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस बनाना तो हमें क्या करना पड़ेगा, नेशनल प्रोडक्ट प्लस फैक्टर कॉस्ट को जब हमने डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस बनाना है, नेशनल को हमने चेंज करना है डोमेस्टिक में और फैक्टर कॉस्ट को हमने मार्केट प्राइस में चेंज करना है, तो क्या होगा, नेशनल में हम ऐड कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस नेट इंडायरेक्ट टैक्स, नेशनल से जब हमें डोमेस्टिक बनाना है। मैंने सिर्फ यहाँ पे नेट इंडायरेक्ट टैक्स लिए, तो आप इसमें चेंज कर लेना, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी ऐड कर देना। अब नेक्स्ट है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस से जब हमने ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस बनाना है, क्या है कि अभी भी हमने नेशनल से डोमेस्टिक में चेंज करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस करना पड़ेगा, जैसे पहले वाले में करना था हमें, पर मैं भूल गई यहाँ पे राइट करना, आप उसमें ऐड कर लेना, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस करेंगे तो नेशनल से डोमेस्टिक होगा। अब नेक्स्ट है जब हमने नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट से ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस बनाना है। अब नेट से ग्रोस होगा चेंज, नेशनल से डोमेस्टिक होगा और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस होगा, तो इसमें तीनों आगे ना फंक्शन। जब हमें नेट से ग्रोस बनाना है तो हमें डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा, नेशनल से डोमेस्टिक बनाना है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस करना पड़ेगा, फैक्टर कॉस्ट से जब हमें मार्केट प्राइस बनाना है तो नेट इंडायरेक्ट टैक्स ऐड करना पड़ेगा। होप सो आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया हो। अगर कोई भी डाउट आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इससे हमारा आज का चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर में हम इसके न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।